राष्ट्रपति ब्लड, क्या आप नागरिकों की हत्या करना बंद करेंगे? पुतिन को अलास्का में उनसे पूछे जा रहे सवाल पसंद नहीं आ रहे थे। मुझे लगता है वह रिपोर्टरों को जेल में डालने की रूस जैसी उम्मीद कर रहे थे। पुतिन के रूस में पत्रकारों को प्रेस की आजादी है। उन्हें सिर्फ तब आजादी नहीं मिलती जब वे कठिन सवाल पूछते हैं। जबकि अमेरिका में पुतिन बेबस थे। उन्होंने ऐसे दिखाया जैसे वे अंग्रेजी नहीं जानते। खुद देखिए। पुतिन, क्या आप युद्ध विराम मानेंगे? मिस्टर पुतिन, क्या आप वादा करेंगे कि आप काम करने वालों को नहीं मारेंगे? चलो दोस्तों, धन्यवाद भाई। खराब क्वालिटी के लिए माफी चाहता हूं। हमारे पास यही सबसे अच्छा है। पुतिन रूसी में कहने की कोशिश कर रहे थे कि मैं तुम्हें सुन नहीं पा रहा हूं, जबकि सब जानते हैं वो अंग्रेजी बोलते हैं। असल में उन्हें सोवियत संघ में केजीबी एजेंट के तौर पर ट्रेनिंग मिली थी, जहां उनका पूरा मकसद पश्चिम के खिलाफ लड़ना और जासूसी करना था। वो धारा प्रवाह अंग्रेजी और जर्मन बोलते हैं क्योंकि उनकी पोस्टिंग पूर्वी जर्मनी में थी। अब वो तभी अंग्रेजी न समझने का दिखावा करते हैं जब मुश्किल सवालों से बचना हो। और ये मैं ज़्यादा सोच नहीं रहा हूं, बल्कि असल में पुतिन की फॉक्स न्यूज़ पर ब्रैड बियर के साथ एक इंटरव्यू तय थी, लेकिन उन्होंने उसे रद्द कर दिया जब उन्होंने एयरबेस पर पत्रकार को सुना। असल में ट्रंप से मुलाकात के बाद पुतिन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जहां उन्होंने सिर्फ एक बयान दिया और खास तौर पर कहा कि कोई सवाल न पूछे जाएं। यही रूसी तरीका है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का। न वहां प्रेस होती है न कॉन्फ्रेंस, बस व्लादिमीर पुतिन होते हैं। असल में जैसे ही वह कॉन्फ्रेंस खत्म हुई, पुतिन और उनका दल जितनी जल्दी हो सके वापस मॉस्को लौट गए। यह बैठक पुतिन की उम्मीद के मुताबिक नहीं रही। तो इस वीडियो में चलिए विस्तार से समझते हैं कि कल असल में क्या हुआ और पुतिन को अलास्का से इतनी जल्दी क्यों भागना पड़ा। शुरू करने से पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। यह सच को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, पुतिन पहले से ही अपनी सुरक्षा को लेकर बहुत डरे हुए थे। इसी वजह से बैठक पिछले हफ्ते नहीं हो सकी जैसा राष्ट्रपति ट्रंप चाहते थे। राष्ट्रपति ट्रंप ने तो सार्वजनिक रूप से यहां तक कह दिया था कि कुछ लोग सुरक्षा को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित हैं और इसी वजह से उन्हें रूसी सुरक्षा सेवाओं को एक हफ्ता देना पड़ा ताकि वे पुतिन के आने से पहले अलास्का आ सकें और यह सुनिश्चित कर सकें कि सब कुछ सुरक्षित है। लेकिन मेरा मानना है कि यह पुतिन की चिंता को शांत करने के लिए काफी नहीं था, क्योंकि कल सुबह पुतिन ने रूस से अलास्का तक एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 नकली विमान भेजे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई उनका पीछा नहीं कर रहा है। असल में यहां तक कि रूसी मीडिया, जिसे मूल रूप से क्रेमलिन ही चलाता है, को भी नहीं पता था कि यह सब हो रहा है। वे बार बार ट्वीट कर रहे थे कि पुतिन अमेरिकी हवाई क्षेत्र में हैं, फिर ट्वीट हटाकर कहते वो तो नकली विमान था। उन्होंने यह एक बार किया, फिर दोबारा किया और फिर तीसरी बार भी किया। मैं सोचने लगा हूं कि शायद पुतिन दुनिया की दूसरी सबसे ताकतवर सेना के प्रमुख नहीं हैं, क्योंकि यह तो बस शर्मनाक है। अब जो बात इस स्थिति को और भी मजेदार बनाती है, कम से कम मेरे लिए, वो यह है कि पुतिन ने रूसी जनता का पैसा 3 नकली विमानों को भेजने में बर्बाद कर दिया और उसी समय रूसी राज्य टीवी के पत्रकार अलास्का में शिकायत कर रहे थे कि उनकी कंपनी ने उनके लिए सही होटल बुक नहीं किया। देखिए, उन्होंने रात कहाँ बिताई, ये तो मजाक की बात है। पहले लगा मजाक है, लेकिन बताया गया कि यह मुलाकात की वजह से है। शुरू में मैंने सोचा, लेकिन हमें बताया गया कि अब पर्यटकों के लिए बहुत लोकप्रिय सीजन है। सभी होटल पीक टूरिस्ट सीजन में एंकोरेज में भरे हुए हैं, इसलिए एंकोरेज के सभी होटल बुक हैं। अब मैं दिखाऊंगा कि रूसी पत्रकारों ने हमें कहां ठहराया है और उन्होंने हमें एक स्थानीय स्टेडियम में रखा है। दोस्तों, चलिए देखते हैं अंदर क्या है। चलिए चेक करते हैं। क्या उससे भी एक जुगाड़ू अस्थाई कैंप जैसा लगता है। कहा जा सकता है कि किसकी किस्मत अच्छी थी, उसे जगह मिल गई। मुझे इन छोटे कमरों के बारे में भी नहीं पता, इसे क्या कहूं। टोमू को किस्मत मिल गई और इतने छोटे कमरे हैं, समझ नहीं आता क्या कहूं। रूसी लोग यहाँ पर रुके हुए हैं।
यहाँ रूसी पत्रकार ठहरे हुए हैं। ये उदाहरण के लिए मेरा स्टोरेज रूम है। किसी ने पहले ही सॉकेट ढूंढ लिया और कपड़े प्रेस कर लिए हैं। वहां पायलट रुक गए। चलो कपड़े प्रेस करें। हमारे पायलट तैयार हैं। बिस्तर जांच लो। आपको इसकी नरमी पता चलेगी। आवाज सब कुछ बता देती है। 10 घंटे की फ्लाइट के बाद सोने की जगह। यह ऐसा होगा जैसे हवा में उड़ना, लेकिन असली समस्या कुछ और है। क्या वे रात में लाइट बंद करेंगे और आवाज लगातार आती रहेगी? सवाल ये है, क्या रात में लाइट बंद होगी? क्या ये आवाज करती रहेगी? अब जो व्यक्ति वीडियो बना रहा है उसके बॉस ने उससे झूठ बोला क्योंकि मैंने कल अलास्का में दाम देखे थे और एक सामान्य होटल रूम के लिए $500 से ज्यादा थे। तो निश्चित रूप से दाम बढ़ा दिए गए थे क्योंकि आखिरकार यह शहर विश्व राजनीति का केंद्र बन गया था। लेकिन होटल के कमरे खत्म नहीं हुए थे। कमरे बस महंगे थे। रूसी पत्रकार को यह पता होना चाहिए था क्योंकि वह रूसी प्रतिनिधिमंडल की रिपोर्टिंग कर रहे थे जिनके पास होटल के कमरे थे। पत्रकारों को स्टेडियम में खाट पर सोना पड़ता था। रूसी राज्य टीवी ने आम लोगों पर $500 रात खर्च नहीं किए, सिवाय इसके कि आप सरकार में हो। देखिए सुबह उन्हें क्या खाना मिला। रात शांत रही, सोने का भी 3 घंटे मिला। रात काफी शांतिपूर्वक बीती। मैंने करीब 3 या 3.5 घंटे की नींद ली। आयोजक आ गए। आयोजकों ने स्टेडियम में हमारी टेंट सिटी की लाइट्स बंद कर दी। लगातार एग्जॉस्ट की तेज आवाज थी। जब मुझे नींद आ रही थी तो लगा जैसे मैं रेफ्रिजरेटर में हूं। मैं आज के नाश्ते से बहुत खुश था। एक बड़ा सा एयर कंटेनर, कुछ फल और कल की ट्यूना सलाद जो यहाँ कल से पड़ी हुई है। यहाँ चिप्स का डिब्बा था और अब भी है। मैं आयोजकों को मुफ्त पानी की शानदार व्यवस्था के लिए श्रेय देना चाहता हूं। जितना चाहे पी सकते हैं। पानी पियो जितना चाहो। अब चलिए फिर से व्लादिमीर पुतिन पर ध्यान केंद्रित करते हैं क्योंकि जैसे ही वह इस बैठक के लिए फोटो सेशन के मंच पर कदम रखने वाले थे, एक B-2 बॉम्बर और F-22 फाइटर जेट्स आसमान में गरजते हुए निकल गए। पुतिन की घबराहट कम नहीं हुई। लेकिन अब तक यह सब एक तमाशा ही था। यह तमाशा व्लादिमीर पुतिन के कहने पर किया गया था क्योंकि वे रूस में घरेलू राजनीति के लिए अपनी जीत वापस पाना चाहते थे। मुझे नहीं पता कि इसे राष्ट्रपति ट्रंप की जीत कहूं या नहीं, क्योंकि लोग उनसे काफी उम्मीदें लगाए थे, खासकर जब उन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय अपराधी से मिलने की सहमति दी थी। असल में शिखर सम्मेलन से ठीक एक दिन पहले हमारे पॉडकास्ट पर जनरल पेट्रेस आए थे और राष्ट्रपति ट्रंप की पुतिन से मुलाकात को लेकर उन्होंने यही कहा था। वो उम्मीद कर रहे थे कि राष्ट्रपति ट्रंप क्या कर सकते हैं। ये छोटा क्लिप है, मैं जल्दी सुनना चाहता हूं। आपकी किताब में एक दिलचस्प उद्धरण था, मजबूत नीति को कमजोर ढंग से लागू करना बच्चे के हाथ में डायनामाइट से भी ज्यादा खतरनाक है। क्या आपको लगता है राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा रूस को डेडलाइन देना समस्या है? मेरी राय में वह अपना तय किया अल्टीमेटम पूरा नहीं कर रहे हैं। जनरल के जवाब से पहले सभी दर्शकों से एक गुजारिश है, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। यह एल्गोरिदम में हमारी मदद करता है जिससे इस पॉडकास्ट को ज्यादा व्यूज मिलते हैं और इसी वजह से हम जनरल पेट्रेयस जैसे मेहमानों को बुला पाते हैं। अब चलिए उनके जवाब की तरफ बढ़ते हैं। मुझे लगता है ये शिखर सम्मेलन के बाद सबसे बड़ा सवाल बनेगा। हाल ही में उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर रूस युद्ध विराम की राह पर नहीं चलता तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। और अगर पुतिन ऐसा नहीं करते, अगर वह आगे की बैठक के लिए सहमत नहीं होते और गंभीरता नहीं दिखाते, तो मुझे लगता है कि राष्ट्रपति वास्तव में अपने अतिरिक्त प्रतिबंधों, यूक्रेन के लिए अतिरिक्त सहायता, यूरोपीय नेताओं को उनके देश के बैंकों में पड़ी रूस की 300 अरब की संपत्ति जब्त करने और उसका बेहतर उपयोग करने, यानी उसे यूक्रेन को देने, शायद हर महीने 25 अरब या कुछ ऐसा जैसी धमकियों को अमल में लाएंगे।
लेकिन फिर भी रूस के लिए जीवन को और कठिन बनाना जारी रखना चाहिए, न सिर्फ युद्ध के मैदान पर, जहां हमें यूक्रेन की मदद के लिए बहुत कुछ करना चाहिए ताकि कम से कम युद्ध के मैदान पर रूसियों को रोका जा सके, अगर उन्हें पीछे नहीं धकेला जा सकता, बल्कि आर्थिक और वित्तीय रूप से भी। और रूस अब प्रतिबंधों के प्रभाव के संकेत दिखा रहा है। पहले जितना तेल नहीं बेच पा रहा है या कम दरों पर बेच रहा है, जो पिछली अमेरिकी सरकार द्वारा किया गया समझौता था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि घरेलू तेल की कीमतें अचानक न बढ़ जाएं। अगर आप वह 6, 7, 8 मिलियन बैरल प्रतिदिन निकाल लें जो रूस वैश्विक बाजारों में डालता है, और यह निश्चित रूप से अमेरिका भारत संबंधों में भी तनाव पैदा कर रहा है, क्योंकि भारत उन देशों में से एक था जो रोजाना लाखों बैरल रूसी कच्चा तेल कम कीमतों पर खरीद रहा था। यह समझौता अमेरिका के साथ था, लेकिन अब व्हाइट हाउस के लोग इससे मंजूरी नहीं देते। अगर आप पूरा पॉडकास्ट सुनना चाहते हैं तो ऊपर कार्ड या नीचे डिस्क्रिप्शन के लिंक पर क्लिक करें। लेकिन जैसा कि जनरल पेट्रेस ने कहा, ट्रंप ने इस बैठक से पहले कई बड़े बयान दिए थे, लेकिन दुर्भाग्यवश वास्तव में कुछ भी हासिल नहीं हुआ। मुझे लगता है हमें यह उम्मीद करनी चाहिए थी, क्योंकि यूक्रेन के बिना युद्ध खत्म नहीं हो सकता जब तक वह बैठक में न हो। लेकिन ऐसा भी नहीं लगता कि हमने रूस को यह युद्ध रोकने के लिए मनाने में कोई प्रगति की है, क्योंकि बैठक के बाद भी पुतिन वही बातें दोहरा रहे थे जो 2022 से कह रहे हैं। रूस को आक्रमण रोकने के लिए संघर्ष के कारणों का समाधान करना जरूरी है, और यही उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जहां प्रेस को सवाल पूछने की इजाजत नहीं थी। चलिए सुनते हैं। साथ ही हमें पूरा यकीन है कि समाधान को स्थायी और दीर्घकालिक बनाने के लिए हमें उस संघर्ष के सभी मुख्य कारणों, मुख्य जड़ों को खत्म करना होगा। हमने बार बार कहा है कि रूस की वैध चिंताओं पर विचार कर यूरोप में सुरक्षा का संतुलन स्थापित हो, और पूरी दुनिया में भी। और मैं राष्ट्रपति ट्रंप से सहमत हूं, जैसा कि उन्होंने आज कहा है कि स्वाभाविक रूप से यूक्रेन की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जानी चाहिए। तो बताइए क्या हुआ? रूस ने भी समझा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल न होना सामान्य नहीं है। इसीलिए पुतिन के प्रवक्ता पेस्का ने बयान जारी कर बताया कि पुतिन ने सवाल क्यों नहीं लिए। उनके अनुसार बातचीत के बाद उनके बयान व्यापक रहे हैं, इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से सवाल न लेने का फैसला किया गया। हमारे लिए सौभाग्य है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का फैसला किया। उन्होंने इंटरव्यू में हमें और जानकारी दी। उन्होंने पुतिन से ज्यादा जानकारी साझा की, लेकिन सब कुछ नहीं बताया। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले मैं राष्ट्रपति ट्रंप का पुतिन के साथ दिया गया बयान दिखाना चाहता हूं। धन्यवाद। अब मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूं। यह तो हाई स्कूल जैसी बात है, जहां आप कहते हैं मेरे पास कुछ जरूरी है पर मैं नहीं बताऊंगा। राष्ट्रपति ट्रंप असल में यही कह रहे हैं कि हम कई बातों पर सहमत हुए। हम कई बातों पर असहमत थे, पर वे जरूरी नहीं थीं। एक बात वाकई अहम थी जो अभी नहीं बताऊंगा। कार्यक्रम के बाद इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि क्या वह इसका खुलासा करेंगे, क्या यह नेटो से जुड़ा है। उन्होंने यही जवाब दिया, हमने ईमानदारी से बात की, लगता है वह इसे पूरा होते देखना चाहते हैं। हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने साझा सहमतियों का जिक्र किया। क्या आप उस बड़े मुद्दे पर सार्वजनिक रूप से बोलना चाहते हैं? नहीं, मैं ऐसा नहीं करना चाहूँगा। मुझे लगता है कि कोई ना कोई इसके बारे में सार्वजनिक रूप से बात करेगा, वे इसका पता लगा लेंगे। लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं करना चाहता। मैं देखना चाहता हूँ कि क्या हम इसे पूरा कर सकते हैं। अभी भी ये पक्का नहीं है। यूक्रेन और राष्ट्रपति जेलेंस्की को भी सहमत होना पड़ेगा। ये एक भयानक युद्ध है जिसमें दोनों बहुत कुछ खो रहे हैं, और उम्मीद है कि यह पूरा हो सकता है। ये उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। मुझे भूल जाइए उनके लिए। अब अगर मैं सट्टा लगाने वाला आदमी होता तो मैं कहता कि असहमति असल में यूक्रेनी सेना को लेकर है, कि सेना कितनी मजबूत हो सकती है और युद्ध विराम या शांति समझौते के बाद यूक्रेन किस तरह के हथियार बना सकता है या उसके पास हो सकते हैं।
अगर आप याद करें, पुतिन लगातार मांग रहे हैं कि यूक्रेन को निरस्त्रीकरण करना होगा और अमेरिका व यूरोप से हथियार लेना बंद करना होगा। साथ ही पूरे यूक्रेन पर कब्जा करने की भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यूक्रेन के नज़रिए से शांति समझौते का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर आप लोग 2014 से इस आक्रमण या युद्ध को फॉलो कर रहे हैं तो आपको याद होगा कि यूक्रेन और रूस ने दर्जनों शांति समझौते, दर्जनों युद्ध विराम किए हैं और पुतिन ने हर एक को तोड़ दिया है। जब तक यूक्रेन को पश्चिमी सहयोगियों या मध्यस्थों से सही सुरक्षा गारंटी नहीं मिलती, वह लड़ाई नहीं रोकेगा। और इसका मतलब यह नहीं है कि यूक्रेन रूस में घुसकर रूस पर कब्जा करना चाहता है। वे बस यह सुनिश्चित करते रहेंगे कि रूसी अर्थव्यवस्था ढह जाए। इसी दौरान पुतिन सैकड़ों अरब डॉलर छाप रहे हैं ताकि वे उन सैनिकों को वेतन दे सकें जो उसकी बेवजह की घुसपैठ के लिए मर रहे हैं। खैर, इंटरव्यू पर वापस आते हैं जो राष्ट्रपति ट्रंप ने दिया था। उन्होंने एक और दिलचस्प बात साझा की कि वह रूस पर अतिरिक्त प्रतिबंध नहीं लगाने वाले हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के अनुसार बैठक अच्छी रही, इसीलिए वे रूस को वे कड़े परिणाम नहीं देंगे जो पहले वादा किए थे। हालांकि ऐसा नहीं लगता कि रूस ने शांति की दिशा में कोई समझौता किया है, लेकिन हमें इसके बारे में और जानकारी कल मिलेगी। यह राष्ट्रपति ट्रंप का क्लिप है जिसमें वे द्वितीयक टैरिफ्स पर बोल रहे हैं। जब आप यहाँ आने से पहले व्लादिमीर पुतिन के लिए गंभीर परिणामों की बात कर रहे थे तो मुझे वह बात दिलचस्प लगी। गंभीर को मैं परिभाषित करूँगा। भारत आपका तेल नहीं खरीदेगा, यूरोपीय संघ भी इसे नहीं खरीदेगा। और मेरे दिमाग में क्यों चल रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने अभी चीन पर टैरिफ बढ़ाने की संभावना टाल दी है। मुझे क्यों लगता है कि शायद राष्ट्रपति ट्रंप पहले से सोच रहे थे कि अगर ज़रूरत पड़ी तो शायद ये उसका एक परिणाम हो सकता था। आज जो हुआ, अब मुझे उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है 2-3 हफ्ते बाद उसके बारे में सोचना पड़े, लेकिन अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि बैठक बहुत अच्छी रही। ठीक है। क्या आप कभी सोचते हैं कि हिलेरी क्लिंटन खरीदा और भुगतान किया गया रूसी गलत सूचना डॉसियर की लेखिका हैं, जो कि